दोस्तों नमस्कार। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। जी, ये शब्द आपके जहन में जैसे ही आएंगे 6 बरस पहले लौट चलिए। 25 मार्च 2014 बीजेपी ने अपना नेशनल एंथम लोकसभा इलेक्शन के लिए यह जारी किया था, जिसमें बहुत बातों का जिक्र है। इसका जिक्र हम आखिर में जरूर करेंगे, उसके बाद आप समझ पाएंगे इन 6 बरस में उस 6 बरस पहले के पॉलिटिकल एंथम का हुआ क्या। लेकिन यह लाइन बड़ी महत्वपूर्ण है, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। और जैसे ही हम देश नहीं बिकने का जिक्र करते हैं, वैसे ही हमारे सामने बहुत सारी कंपनियां, इस देश की कंपनी, सार्वजनिक उपक्रम की कंपनी एक लाइन से रेंगने लगती है, इसे खरीद कौन ले गया और बेचा किसने, और बेचने के बाद उस पैसे का इस देश में हुआ क्या। और क्या यह एक लंबी कतार है जिसमें एक के बाद एक कंपनियां बिकते चली जाएंगी और संयोग से हर कंपनी के साथ एक शब्द लिखा रहता है, भारत, इंडिया, भारतीय, और वही कंपनी बाजार में बेचने के लिए सरकार तैयार हो जाती है। तो सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। लेकिन आपके जहन में भारतीय कोल, जी, कोल इंडिया नाम आना चाहिए। बिकने की स्थिति देश के भीतर में कैसे आई है बताने की जरूरत नहीं। भारतीय संचार निगम बीएसएनएल, बिकने की स्थिति कैसे आई है बताने की जरूरत नहीं। भारतीय पेट्रोलियम बीपीसीएल, बिकने की स्थिति कैसे आई है बताने की जरूरत नहीं है। एयर इंडिया, जितने भी इंडिया शब्द के नाम हैं और सार्वजनिक कंपनियां हैं जिसको इस देश की मेहनत के साथ, उसके पसीने की कमाई के साथ, और लोगों ने जिस रूप में खून पसीना बहाया है और एक लंबे दौर में उसे इस देश में खड़ा ही नहीं किया गया, उससे करोड़ों का मुनाफा इस देश के खजाने में पहुंचा है। हर कोई कतार में है, बिकने के लिए तैयार खड़ा है, और इस कतार में नया नाम है भारतीय रेल। 151 रेलगाड़ी, 109 रूट, यहां पर गाड़ियों का प्राइवेटाइजेशन होगा। आप कहेंगे प्राइवेटाइजेशन का मतलब बेचना तो नहीं होता है। आप यह भी कहेंगे कि प्राइवेटाइजेशन जो है दरअसल यह तो प्रतिस्पर्धा पैदा करता है, और जब कोई चीज कमजोर हो रही हो तो उसको तो बेच देना ही उचित है, जिसके जरिए उसके जरिए मुनाफा भी आए, जनता को सुविधा भी मिले, और फिर देश का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होते चला। इसमें गड़बड़ी क्या है। लेकिन भारत के एक सच को आप शुरू में ही समझ लीजिए, भारत में कोई भी चीज प्रतिस्पर्धा के आधार पर विकसित नहीं होती है। राजनीति से आपके संबंध हैं, और राजनीति अपने तौर पर अपने प्यादों को प्राइवेट सेक्टर में भी खड़ा करती है, उन्हें मुनाफा देती है, क्योंकि उस मुनाफे की हिस्सेदारी पॉलिटिकल फंडिंग से लेकर सरकार के भीतर बैठे हुए तमाम जो मुख्य लोग होते हैं उनको गाहे बगाहे मिलती रहती है। और उसमें कोई सीएजी जांच नहीं करती है, उसमें कोई पीएससी यानी पार्लियामेंट्री अकाउंट कमेटी भी नहीं बैठती है, क्योंकि जैसे ही आप सार्वजनिक उपक्रम में गड़बड़ी करते हैं तो उसकी जांच होती है, सीएजी एक एनालिसिस करती है, पीएससी उस पर रिपोर्ट तैयार करती है, मामला पार्लियामेंट तक पहुंच जाता है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में तो आप कुछ भी कर सकते हैं। फिर भी आप कहेंगे नहीं नहीं ऐसा नहीं है, प्राइवेट सेक्टर के खिलाफ क्यों हैं आप। मौजूदा वक्त में जब आप अस्पतालों के लिए भाग रहे थे तो आपके जहन में एक बार भी यह सवाल आया कि दरअसल सरकारी अस्पतालों को आप क्यों खोज रहे हैं? क्योंकि वहां पीपीई का पैसा नहीं लिया जाता है, वहां आईसीयू में भर्ती करने का पैसा नहीं लिया जाता है, वेंटिलेटर का पैसा बड़ा चंद लिया जाता है। लेकिन आप किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में, चाहे वो दिल्ली हो चाहे बॉम्बे हो, आपके हिस्से में जो बिल आएगा वो तकरीबन 15 लाख से कम का नहीं होगा अगर आप 14 दिन वहां पर भर्ती रहे, यानी एक दिन का 1 लाख रुपया। यह है प्राइवेट सेक्टर का मतलब, वह भी ऐसे क्राइसिस के दौर में, जिस क्राइसिस में समूचे देश को तो एक साथ खड़ा होना है, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल्स मुनाफा खोज रहे हैं। इसी दौर में देखिए कि जो क्वारंटाइन सेंटर के लिए रेलगाड़ियों को खड़ा कर दिया गया और इतनी बड़ी तादाद में अलग अलग जगहों पर स्पेस क्रिएट किया गया, और रेलगाड़ी वहां पर क्वारंटाइन सेंटर में जब तब्दील कर दी गई, तो क्या ये प्राइवेट सेक्टर के हाथ की रेलगाड़ी होती तो सरकार खड़ा कर सकती थी, या उसको सरकार को उसकी एवज में पैसा देना पड़ता, या फिर वो अपने तौर पर कहते कि हम व्यवस्था करते हैं लेकिन इसकी एवज में हम पैसा लेंगे हर मरीजों से, ये होता। इसका एक मतलब यह है कि दरअसल प्राइवेट सेक्टर अपने तौर पर मुनाफे के आधार पर होता है, वो कोई सोशल सर्विस करने हुए नहीं निकला होता है। लेकिन भारत की आजादी के बाद से इस देश की फिलॉसफी बहुत साफ तौर पर रही है
जो न्यूनतम जरूरतें होती हैं, जो जिंदगी से जुड़ी हुई जरूरतें होती हैं, उसको सरकार अपने तौर पर चलाएगी। क्योंकि भारत डेमोक्रेटिक स्टेट है, यहां पे लोग अपनी सरकार को चुनते हैं और वो सरकार की जिम्मेदारी अपने लोगों के प्रति होनी चाहिए। लेकिन सरकार ने ही अगर पल्ला झाड़ लिया और नए तरीके से परिभाषित कर दिया कि हम आपको सुविधा देंगे, आप हमें पैसा दीजिए, तो फिर आप एक एक स्टेप देखते चले जाइए। यूनिवर्सिटीज की तादाद देश में कितनी है? प्राइवेट 389 यूनिवर्सिटीज। और जो सबसे पिछड़े इलाके होते हैं, सबसे पिछड़े राज्य होते हैं, वहां पर नई नई यूनिवर्सिटी खुल जाती है, वह भी कमाई के रास्ते के लिए। हॉस्पिटल्स इसी तरीके से खुल जाते हैं। और तो और अब तो पानी तक इस देश में प्राइवेटाइज हाथों में आ गया है। जो बोतल बंद पानी है, उसका जो मुनाफा है, उस मुनाफे के बराबर भारत के सरकार का बजट नहीं है कि वो साफ पानी दे सके। इस देश के भीतर में एक साल में प्राइवेट हॉस्पिटल्स जितना मुनाफा कमा लेते हैं, उतना 5 साल का सरकार का हेल्थ सेक्टर का बजट नहीं है। और तो और स्थिति यह आ गई कि 2019 के बजट में से 5,000 करोड़ रुपए और कम कर दिए गए 2020 के बजट में। दुनिया में एक ऐसी स्थिति आपको देखने को नहीं मिलेगी जहां पर प्राइवेट सेक्टर को इसलिए खड़ा किया जाता है कि सत्ता के अनुकूल एक एटीएम लगातार काम करते रहे। आज हम आपको इसका भी एक उदाहरण देंगे, लेकिन जब हम आपसे जिक्र आज रेलवे का करने वाले हैं तो जरा समझिए, भारत के लिए लाइफलाइन रही है रेलवे। और रेलवे का मतलब क्या होता था और उसको किस तरीके से खत्म कर दिया गया, उसके लिए एक क्षण के लिए आप तमाम पीएसयूज की जब लिस्ट देखिएगा तो आप समझिएगा कि ये सारे पीएसयू जिनका डिसइन्वेस्टमेंट हुआ है, जिनको बेचा गया है, जिसमें शेयर्स बेचे गए हैं, वो मुनाफा कमाते थे, फिर घाटे में क्यों आ गए? तो हम एक ऐसी प्रक्रिया के तहत चलते हैं जिसमें वो चीजें घाटे में तब्दील होती चली जाए, और जब उसको बेचना शुरू करें तो फिर सामने वाले को बहुत कम कीमत में बेच दें, और सामने वाला इसलिए उसको खरीद ले क्योंकि उसके जरिए उसको तुरंत मुनाफा मिलने में लगेगा। और ये एक लंबी फेहरिस्त भारत में रही है। जब मौजूदा सरकार जब देश नहीं बिकने दूंगा ये कहते हुए 2014 में सत्ता में आई, तो 2014 से 2015 यानी इस साल में 24,348 करोड़ रुपए का डिसइन्वेस्टमेंट हुआ। उसके बाद 15-16 में 23,996 करोड़ का, और इसके बाद तो रफ्तार पकड़ ली डिसइन्वेस्टमेंट ने। 16-17 में 46,247 करोड़ रुपए का, 17-18 में 1 लाख करोड़ से ज्यादा का डिसइन्वेस्टमेंट किया गया, और 18-19 में 84,000 करोड़ से ज्यादा का डिसइन्वेस्टमेंट हुआ। और अभी भी टारगेट है तकरीबन 1 से 2 लाख करोड़ रुपए का हम डिसइन्वेस्टमेंट करने को तैयार हैं। एयर इंडिया को बेच दें, बीपीसीएल को बेच दें, कॉन्कर को बेच दें, एक लंबी फेहरिस्त है। इन बातों का जिक्र इसलिए है क्योंकि आप सिर्फ रेलवे को अकेले मत देखिए और यह मत सोचिए कि इसके बाद शायद वहां पर 5 सितारा गाड़ी होगी, 5 सितारा दौड़ने वाली परिस्थिति होगी, 160 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ रही होगी, ट्रैक भी शायद प्राइवेट के होंगे, डब्बे प्राइवेट के होंगे, बड़ी सुविधा होगी, बड़ी चीजें होंगी। तो यह देश सिर्फ पैसे वालों के लिए है क्या? जिनके पास पैसा है, क्योंकि हमने इस देश के भीतर में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया ही नहीं। एजुकेशन का नहीं किया तो बड़ी तादाद में बच्चे हायर एजुकेशन के लिए भारत छोड़कर विदेशों में चले गए। हमने हेल्थ सेक्टर क्रिएट नहीं किया, तो अब बीमारी के वक्त में आपको यह जानकर हैरत होगी, जब हमने देखना समझना शुरू किया तो इस देश के जो पैसे वाले लोग हैं अब वो अपने घरों में ऑक्सीजन सिलेंडर रख रहे हैं। इतना ही नहीं, वेंटिलेटर भी रखना चाह रहे हैं अपने घर में। कौन देगा अस्पताल में जाकर 1 लाख रुपए प्रतिदिन? इससे बेहतर है 4.5 लाख रुपए का शानदार वेंटिलेटर मिलता है, उसको अपने घर में लगा लो जिनके पास पैसा है। और तो और जो पल्स ऑक्सीमीटर है जिसकी कीमत तकरीबन 1,000 से 4,000 के बीच में होती है, वह भी लोग खरीदने लगे हैं, और उसको भी डॉक्टर्स कह रहे हैं आप खरीद के घर में रखिए। इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपकी पल्स ऊपर नीचे जा रही है, ऑक्सीजन कम ज्यादा हुआ है कि नहीं हुआ। हमारा देश का इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ है ही नहीं। जिस देश में 80 करोड़ लोग 5 किलो अनाज के लिए सरकार ऐलान करती है, जिस देश में 80 करोड़ लोग 50 रुपए का थर्मामीटर नहीं खरीद सकते हैं, तो इसका मतलब है उस देश में उनके इलाज के लिए हम कोई व्यवस्था करेंगे नहीं कर रहे हैं। तो जो व्यवस्था जो लाइफलाइन रेलवे की थी उसको पहले ध्वस्त कर दो और उसको ऐसी हालत में ले आओ कि लोगों को लगने लगे अरे तो घाटे में चल रहा है।
और इसके बाद उसको फिर बेचने की प्रक्रिया में धीरे धीरे लाओ, और जिनके पास पूंजी है, पैसा है, वो विरोध नहीं करेंगे, या फिर जिनके पास अल्टरनेटिव नहीं है जिंदगी जीने के लिए, उनको अगर रेलवे से सफर करना है तो वो करेंगे ही। यानी एक ऐसी परिस्थिति बना दी जाए जो कि ऐसा लगे कि सरकार का निर्णय बिल्कुल सही है। हमें लगता है कि आज 1974 के रेलवे स्ट्राइक का भी आपसे जिक्र करना चाहिए। रेलवे स्ट्राइक, जब उस समय जॉर्ज फर्नांडिस लीडर हुआ करते थे, उस वक्त ललित नारायण मिश्रा रेलवे मंत्री थे, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। सिर्फ 20 दिन की रेलवे स्ट्राइक हुई थी, सब कुछ ठप हो गया था। और आपको जानकर हैरत होगी, उस वक्त के रेलवे मंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, उनका एक ही वक्तव्य था, उस वक्तव्य का एक ही शब्द था, रेलवे स्ट्राइक ने 20 दिनों नहीं चलने से पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था को तबाह कर दिया है। और यही बात अंतर्राष्ट्रीय अखबारों में लिखी गई, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में आई कि जॉर्ज फर्नांडिस की एक स्ट्राइक ने भारत की इकोनॉमी को कैसे डामाडोल कर दिया है। क्योंकि रेलवे का सबसे बड़ा योगदान था, रेलवे में सबसे ज्यादा उस वक्त दुनिया की किसी भी कंपनी में कोई काम करते थे तो वह रेलवे थी। आज की तारीख में रेलवे 8वां बड़ा संस्थान है जो सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार देता है। लेकिन जरा सोचिए, 1974 में जब हम आपसे स्ट्राइक का जिक्र कर रहे हैं, तो उस समय के स्ट्राइक के कुछ डॉक्यूमेंट्स जब हम देख रहे थे कि आखिर किन वजहों से स्ट्राइक किया गया, और अगर स्ट्राइक किया गया तो मौजूदा वक्त का सच क्या है और उस वक्त का सच क्या था, यह भी देखने वाली चीज है। क्योंकि यह भी आपको जानकर हैरत होगी कि उस समय और अब के समय में रेलवे में कोई बहुत अंतर नहीं आया है। उल्टे रेलवे को और पैसा मुनाफा होना चाहिए, लेकिन उसको जिस रूप में ट्रीट किया जाता है वह झटके में आपको ऐसी स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया जहां आप कहेंगे आपको कुछ लाभ नहीं हो रहा है। और ये लाभ नहीं होने की स्थिति में जो डॉक्यूमेंट्स बतलाते हैं, ये डॉक्यूमेंट्स भी हैरत करने वाले हैं। इन डॉक्यूमेंट्स के भीतर में हमने देखा कि आखिर 1974 में जब स्ट्राइक की गई थी, उस समय 70 लाख लोग प्रतिदिन सफर करते थे रेलवे से। आज कितने सफर करते हैं? आज 2,30,000 लोग सफर करते हैं। उससे पहले दिमाग में ले आइए, उस समय लगभग जनसंख्या 57 करोड़ थी, आज 130 करोड़ है। हम चाहते तो बहुत तेजी से चीजें डेवलप कर सकते थे, क्योंकि रेलवे की जरूरत इस देश में ज्यादा से ज्यादा लोगों को पड़ रही थी, सामान ज्यादा से ज्यादा ढोया जा रहा था, इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से हमको डेवलप करना चाहिए था, और लेकिन उसके समानांतर हमने कुछ भी नहीं किया। जब इस परिस्थिति को समझिए, जब हम इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि 70 लाख लोग अगर 1974 में ट्रेवल करते थे, तो अब की तारीख में 2,30,000 लोग ट्रेवल करते हैं, 2,30,00,000 लोग सफर करते हैं। उस समय लगभग 6 लाख टन प्रतिदिन माल ढोया जाता था रेलवे के जरिए। आज की तारीख में लगभग 33 लाख टन माल ढोया जाता है उसी रेलवे से। यानी उस समय लगभग 17 लाख कर्मचारी थे, आज की तादाद में तो 14 लाख कर्मचारी हो गए। कर्मचारी भी कम कर दिए गए हैं, और प्राइवेटाइज होने के बाद चीजें और तेजी से ज्यादा आधुनिकीकरण की दिशा में और पैसे ज्यादा समेटने की परिस्थितियों में कर्मचारी और कम होंगे, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन महत्वपूर्ण है कि जो रेल स्ट्राइक हुई थी, उसके साथ जिन वजहों को बताया गया था, उसमें साफ तौर पर कहा गया था कि रेलवे के कर्मचारियों को जितना न्यूनतम वेतन मिलना चाहिए, दूसरे पीएसयू की तुलना में वो कम मिल रहा है, बोनस नहीं मिल रहा है। और लंबी फहरिस्त बताई थी उस वक्त जॉर्ज फर्नांडिस ने। लेकिन एक के बाद एक इस बात का जिक्र हुआ कि दरअसल ऐसा नहीं है। उस समय कोल माइंस में, स्टील मिल्स में, इलेक्ट्रॉनिक फैक्ट्रीज में ज्यादा बोनस था, ज्यादा पैसा मिल रहा था। जितने पीएसयूज थे, मिनिमम वेजेस उनका कॉम्पिटिटिवली रेलवे से ज्यादा था। मौजूदा वक्त की स्थिति तो और बिगड़ी हुई है। मौजूदा वक्त में तो रेलवे के भीतर और ज्यादा त्रासदी हो गई है। अगर इन परिस्थितियों में रेलवे को लाकर अगर उस वक्त 20 दिन में देश की इकोनॉमी पर सिर्फ रेलवे से पड़ गया था, तो मौजूदा वक्त का सच तो यह है कि प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी जी ने सोचा कि दरअसल अब रेलवे बजट भी खत्म होना चाहिए, और रेलवे बजट को भी मुख्य बजट में मर्ज कर दिया गया। यानी सब कुछ एक साथ किस तरीके से अपनी हथेली के भीतर रखा जा सके, यह एक तरीके होते हैं। और इसी के जरिए प्राइवेट सेक्टर को फिर कहा जाता है, नहीं तो पहले रेलवे डिसीजन लेता, पोर्ट से आपको रेलवे तक जोड़ना है, रेल को पोर्ट से जोड़ना है, आप रेलवे को डिसीजन लेना होगा। सड़कें बनानी है, रेलवे को डिसीजन लेना होगा। रेलवे की जमीन पे क्या कुछ बनेगा, रेलवे को डिसीजन लेना होगा। लेकिन इस परिस्थिति में जब आप प्राइवेटाइज करेंगे तो रेलवे अपनी जमीन
किसी भी हालत में दे देगी वह प्राइवेट सेक्टर को। और इतना ही नहीं, जो देश भर के अलग अलग रेलवे स्टेशन को, जो 60 रेलवे स्टेशन को आधुनिक बनाने का जिक्र किया, उसमें भी यही प्रावधान था कि रेलवे की जमीन उन प्राइवेट्स को हाथों में दे दी जाएगी 49 ईयर्स के लिए कि अब आप प्लेटफॉर्म चलाइए, आप अपने तरीके से सारे काम कीजिए। वह जिन चीजों को चाहेंगे, लेकिन इस देश का सोशल इंडेक्स, इस देश का सोशल स्ट्रक्चर क्या कहता है? 80 करोड़ लोग 5 किलोग्राम के अनाज पर टिके हुए हैं। यही सच है। अब आप देखिए कि जब आप प्राइवेटाइजेशन में प्रतिस्पर्धा का जिक्र करते हैं तो हमको लगता है कि ऐसे में आपको एक एग्जाम्पल सरकार के सबसे करीब के व्यक्ति का लेना चाहिए, उसके बाद स्थिति एक और आपकी साफ होगी। और इसमें हमको लगता है कि गौतम अडानी से बेहतर कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि उनके डाटा बड़े जबरदस्त है। वो डाटा क्या बतलाते हैं, इसको आप जरा समझने की कोशिश कीजिए। जब प्रधानमंत्री मोदी प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए उम्मीदवार का ऐलान हुआ तो वह महीना सितंबर का महीना था, सितंबर 2013, और मई में चुनाव हो रहे थे। रिजल्ट मई का जैसे चुनाव खत्म हुआ तो ब्लूमबर्ग ने एक डाटा निकाला और डाटा के बारे में जानकारी दिया कि चूंकि हवाई जहाज जो इस्तेमाल किया जा रहा था वो अडानी एयरलाइंस का ही किया जा रहा था, उनका जो अपना जेट था जिससे उस वक्त प्रधानमंत्री मोदी प्रचार के लिए निकलते थे। महत्वपूर्ण ये नहीं है, निकल सकते हैं, उसमें क्या दिक्कत है? किसी भी प्राइवेट कंपनी का लेंगे, पेमेंट करें। हालांकि वो पेमेंट कितना किया गया वो कभी बाहर नहीं आ पाया। लेकिन सितंबर 2013 में अडानी का जो नेटवर्थ था वो $1.9 बिलियन का था, 2013 सितंबर। और इसके बाद 8 महीने तक जो प्रचार हुआ और ये लगने लगा कि अब प्रधानमंत्री मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बन जाएंगे, जो कि गुजरात के मुख्यमंत्री थे वहां से निकल कर आके प्रधानमंत्री बन जाएंगे, इनके संपत्ति में इजाफा $1.9 बिलियन से बढ़कर $6 बिलियन हो गया। यानी लगभग $25 मिलियन, $25 मिलियन का मतलब बहुत साफ होता है, लगभग 186 करोड़ रुपए हर दिन इजाफा हो रहा था अडानी की संपत्ति में, और 4.1 बिलियन सिर्फ 8 महीने में बढ़ गया। अब सवाल है, जब प्रधानमंत्री बन गए उस समय तक अडानी की कंपनी क्या क्या करती थी, जब प्रधानमंत्री बनने के बाद क्या करने लगी और किस तरीके से और विस्तार हुआ? बीते 5 बरस में जो डाटा निकल कर आया, ये डाटा की जानकारी निकल कर जब ये सामने आई, उसमें यह बहुत साफ तौर पर आया कि देश के सबसे रईस शख्सों में शुमारी जो है वह मौजूदा वक्त में अडानी की है, रिलायंस के बाद है, मुकेश अंबानी के बाद है। लेकिन 2014 के मई में $6 बिलियन की संपत्ति बढ़ते बढ़ते आज की तारीख में $15.7 बिलियन हो गई। 15.7 बिलियन का मतलब है 9.7 बिलियन इस दौर में बढ़ गई। इसके बढ़ने का मतलब है हर दिन तकरीबन 5.3 मिलियन डॉलर बढ़ रहा था, यानी 39 करोड़ हर दिन बढ़ रहे हैं। और 9.7 बिलियन का मतलब होता है लगभग 72,000 करोड़। इतना रकम बढ़ते चला गया। अब सवाल है कि देश की इकोनॉमी नीचे जा रही है, पब्लिक सेक्टर से जुड़े हुए इंस्टीट्यूशंस नीचे ढह रहे हैं, इस देश में डेवलपमेंट किसी भी रूप में कॉर्पोरेट्स का हो नहीं पा रहा है, लेकिन 1-2 कंपनियां धीरे धीरे डेवलप होती चली जा रही है। और डेवलप होते होते मौजूदा वक्त में तो इनको पोर्ट्स का किंग कहा जाता है, पोर्ट किंग ऑफ इंडिया कहा जाता है अडानी को, क्योंकि जितनी बड़ी 10 पोर्ट्स इनके पास हैं, टर्मिनल्स अलग से हैं, ये सारी चीजें ठीक है। लेकिन आज जब नेटवर्थ का जिक्र होता है, उस नेटवर्थ में जानकारी आती है कि 1.2 लाख करोड़ रुपीस का ये लिस्ट जारी की है, हुरून रिच लिस्ट जारी हुई है, जिसमें दुनिया के टॉप मोस्ट लोगों में भी अडानी का नाम है। सवाल ये नहीं है, सवाल है कोई रईस होता है हो, लेकिन सवाल है कि जब हम प्राइवेटाइजेशन की बात करते हैं तो प्राइवेटाइजेशन एक मुनाफा खोजता है। उस मुनाफे के मातहत अगर वो सरकार के अनुकूल है तो सरकार उसके अनुकूल नीतियां बनाती है, और इस नीतियों को किस रूप में कैसे लिया जाता है ये मेरे ख्याल से समझने के लिए मुंद्रा पोर्ट को आप समझ सकते हैं, जिस पे एक रिपोर्ट दी थी सीएजी ने, और फिर उस पर पीएससी ने जब उस पर कार्रवाई शुरू की तो गुजरात में चूंकि बीजेपी की सरकार थी तो पीएससी को निर्धारित करने वाले लोगों ने चीजें रफा दफा शुरू कर दी। उसके तरीके ये होते हैं कि दूसरे पोर्ट्स जो हैं वहां पर कम से कम काम हो, और जो पोर्ट्स आपके करीबी का है या प्राइवेट सेक्टर में जिसको आप लोग को लाभ पहुंचाना है उसको ज्यादा से ज्यादा हो। कमोवेश रेलवे में भी यही स्थिति आएगी। जो 109 रूटों का जिक्र है, जाहिर है वो 109 रूट घाटे वाले तो नहीं होंगे, वो दिल्ली से मुंबई होंगे, मुंबई से हैदराबाद होंगे, मुंबई से
चेन्नई होंगे, कुछ इस तरीके से चलेंगी। जो सबसे बेहतरीन रूट्स हैं वही रूट्स होंगे जिसमें सबसे ज्यादा मुनाफा है। तो उस मुनाफे को डेवलप करके ये देश अपने आप को क्यों नहीं डेवलप करके सार्वजनिक उपक्रम को मजबूत करता है? क्योंकि इसलिए हमको ये शक है, क्योंकि मौजूदा वक्त में जब हम आपसे डाटा बतला रहे थे कितने करोड़ का डिसइन्वेस्टमेंट हुआ, तो जो पब्लिक सेक्टर कंपनी जो लिक्विडेटेड की गई है उसमें 23 कंपनियां मौजूदा सरकार के जरिए हुई है और सिर्फ 4 कंपनी इससे पहले लिक्विडेशन में गई है। उसमें आपको 2002 में एक कंपनी थी, माइनिंग एंड एलाइड मशीनरी कॉर्पोरेशन लिमिटेड। मनमोहन सिंह के दौर में जो इंडियन एयरलाइंस था, एयरपोर्ट सर्विस, उसको मर्ज किया जाता है इंडियन एयरलाइंस में, एयर इंडिया में मर्ज कर दिया जाता है, या एयर इंडिया कार्गो को उसमें शामिल कर दिया जाता है। लेकिन यहां जिन 23 कंपनियों का जिक्र है उसमें तो हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल लिमिटेड भी है, हिंदुस्तान वेजिटेबल ऑयल कॉरपोरेशन भी है, एसटीसीएल भी है, ग्रेडा एचपीसीएल बायोफ्यूल भी है, भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी भी है। अब आप ध्यान दीजिए कि हिंदुस्तान वेजिटेबल ऑयल का जब हम जिक्र कर रहे हैं तो फिर लौटिए जो प्राइवेट सेक्टर के लोग अपने तरीके से वेजिटेबल ऑयल के साथ आए, इसमें फिर अडानी का भी नाम आएगा, आपके जो करीबी हम लोग मानकर चल रहे हैं। झटके में रोड का सेक्टर हो, रेल का सेक्टर हो, मेट्रो का सेक्टर हो, सोलर का सेक्टर हो, डिफेंस का सेक्टर हो, माइन का सेक्टर हो, यहां तक कि वाटर कंजर्वेशन का भी सेक्टर हो, वह भी फिलहाल अडानी इंटरप्राइजेस से जुड़ चुका है। इसका मतलब प्रतिस्पर्धा नहीं होता, इसका मतलब मुनाफा किसी को पहुंचाना होता है। और जब आप मुनाफा किसी को पहुंचा रहे होते हैं तो उसके जरिए कुछ आपको लाभ मिलने की हमेशा एक गारंटी रहती है। 2014 में अक्सर इस बात का जिक्र होता था, जब उस वक्त चुनाव प्रचार के लिए अडानी के हवाई जहाज से निकला करते थे तो कहा जाता था अडानी बीजेपी के लिए एटीएम है। लेकिन मौजूदा वक्त में यह बात छोटी पड़ जाएगी, इसका कोई महत्व नहीं बचा, क्योंकि आप ध्यान दीजिए कि पोर्ट्स इस देश के भीतर में जितने बंदरगाह हैं उन बंदरगाहों की फेहरिस्त जब आप देखना शुरू कीजिएगा, एयरपोर्ट्स, पावर प्लांट्स, ये सारा कैसे संभव है कि किसी एक कंपनी को लाभ हो रहा हो, कुछ को घाटा हो रहा हो, और जिसको लाभ हो रहा है उसने कर्ज लिया हुआ है बाजार से, बैंक से, तमाम जगहों से, कर्ज नहीं भी लौटाएगा तो भी चीजें उसकी चल रही है। ये कैसे संभव है? तो इसका मतलब है भारत में प्राइवेट सेक्टर प्रतिस्पर्धा के लिए नहीं होता है, इसका खेल कुछ बिल्कुल अलग और निराला है। क्योंकि जब इस बात का हम जिक्र कर रहे हैं, सोचिए पावर प्लांट मुंद्रा में, ट्रायड में जो महाराष्ट्र में है, कवई राजस्थान में है, ओडुपी कर्नाटक में है, बिट्या जो गुजरात में है, गोड्डा झारखंड में वहां पर क्रिएट किया जा रहा है, गुजरात के दहेज में है, मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में है, यहां पर ये पावर प्रोजेक्ट इस रूप में क्रिएट किए जा रहे हैं। और जब हम पोर्ट्स की बात करते हैं, और इस बात का हम जिक्र आपसे कर रहे थे कि पोर्ट्स को इस रूप में क्रिएट किया जाता है कि उस राज्य के बाकी पोर्ट्स धीरे धीरे खत्म होने लगे, फिर उन पोर्ट्स पर भी आपका कब्जा हो जाए। और इसका बेहतरीन उदाहरण जो है, हमारे ख्याल से ये गोवा का पोर्ट है, सबसे बड़ा पोर्ट जो है गोवा का, जो सबसे पुराना पोर्ट है इस देश के भीतर में, उसको जिक्र जब आप करेंगे और उसके जरिए समझेंगे तो आप जान पाएंगे कि मोरमुगांव पोर्ट ट्रस्ट जो है वो आज का नहीं, जब पुर्तगालीज आए थे उस समय से है, यानी 18वीं सदी का वो पोर्ट है, सबसे पुराना पोर्ट है। लेकिन मौजूदा वक्त में इस देश में सबसे बड़ा पोर्ट प्राइवेट सेक्टर का मुंद्रा पोर्ट है जो काम हो रहा है। लेकिन इस मोरमुगांव पोर्ट में भी काम अडानी की कंपनी ही करेगी। मुंद्रा, हजीरा, दहेज तीनों गुजरात का है। धामरा जो उड़ीसा का पोस्ट है, जो इससे पहले सरकार के नाम पर था, वो धीरे धीरे शिफ्ट होते चला गया, और अब जिस तरीके से वहां पर स्टेक्स लिए जाते हैं, काम दिया जाता है, और इस तरीके से धीरे धीरे वह कब्जे में चला जाता है। इसी तरीके से कुतपुतलू जो है तमिलनाडु का, या फिर टूना पोर्ट है गुजरात का, या विजाक का है आंध्र प्रदेश, ये टर्मिनल्स भी हैं कुछ इसमें। अब इन चीजों का जिक्र जब हम आपसे करते हैं कि जितने पावर सेक्टर हैं, जितने पोर्ट्स हैं, जितनी सड़कें बन रही हैं, जितनी रेल लाइनें बन रही हैं, तो इसका मतलब यह है कि दरअसल इस सेक्टर में कौन सी कंपनी आएगी? जाहिर है वही कंपनी आएगी जो सरकार के अनुकूल होगी, वही कंपनी आएगी जो सरकार को सबसे ज्यादा लाभ दे पाती हो। यहां पर जनता का जिक्र नहीं है। लेकिन फिर लौटिए, भारत की आजादी के साथ जो पीएसयूज बनाने का सपना था, उसके पीछे सिर्फ एक ही ख्वाब था, किसी भी तरीके से इस देश के भीतर में चूंकि बड़ी असमानता है, बहुत ज्यादा गरीबी है, बहुत ज्यादा विपन्नता है, तो हम इस स्ट्रक्चर में काम करें जिससे जिंदगी जीने की न्यूनतम जरूरतों को मुनाफे के साथ ना जोड़ सके, बल्कि जो खर्च हो रहा है और जो लिया जा रहा है वो कमोवेश घाटा ना हो, जीरो पर रहे। लेकिन इसके बावजूद भी जिन जिन कंपनियों को बेचा गया, जो पीएसयूज थे, और अब जब रेलवे में घुस रहे हैं हम लोग, तो उस जगह को सेल किया जाता है जहां पर लाभ है,
और उसका जो कौड़ियों के मोल दे दिया जाता है। पहले शुरुआत में पीपीई मॉडल कहा जाता है और धीरे धीरे वो कैसे ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसका किसी एक कॉर्पोरेट के साथ, ये कोई छुपा हुआ नहीं है, ये मेरे ख्याल से सारी चीजें खुली हुई है और इसमें कुछ। अब जब इन बातों का हम जिक्र आपसे करते हैं कि तो आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल होंगे कि ये कैसे संभव है कि ये कोई देश को इतना भी बेच सकता है क्या, या देश इतना भी बेचा जा सकता है क्या। तो इसके लिए हमको लगता है कि हम जब आपसे जिक्र कर रहे थे यूनिवर्सिटीज का, 359 यूनिवर्सिटीज प्राइवेट है और सोचिए कि राजस्थान जैसी जगह में 52 यूनिवर्सिटी प्राइवेट है जहां पर एजुकेशन को लेकर बहुत सारे सवाल है। झारखंड में 15 यूनिवर्सिटी, मध्य प्रदेश में 35 यूनिवर्सिटी, उड़ीसा में 8 यूनिवर्सिटी, उत्तर प्रदेश में 29 यूनिवर्सिटीज, बिहार में 7 यूनिवर्सिटीज। और जब इन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को मिलने वाले धन का जिक्र हुआ तो यह भी आपको जानकर हैरत होगी कि जो गवर्नमेंट के यूनिवर्सिटीज है उन यूनिवर्सिटीज की तुलना में ये ज्यादा मुनाफा कमा लेते हैं। तो सरकार ये काम क्यों नहीं करती है? क्योंकि एजुकेशन की जरूरत है, लेकिन उसके पैरेलल में सरकार चाहे तो और बेहतर इंस्टीट्यूशन खड़ा कर सकती है, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी है। अब तो धीरे धीरे उसकी भी फिलॉसफी बनाई जा रही है कि यह भी प्राइवेटाइज कैसे कर दिया जाए। ठीक इसी तरीके से जब हम इस बात का आपसे जिक्र कर रहे थे हॉस्पिटल्स का, उसका जब हमने डाटा देखा कि इस साल का बजट 67,484 करोड़ का सरकार का बजट है पूरा का पूरा, और पिछले साल 67,000 था, इस बार 63,000 हो गया, कम ही हो गया है। लेकिन दूसरी तरफ 6 लाख करोड़ से ज्यादा का मुनाफा जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स है उनको एक साल में मिल जाता है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि या तो सरकार चलाना नहीं जानती है या सरकार जानबूझ के नहीं चलाती है, क्योंकि गवर्नमेंट जब चला रही होती है तो वो जांच के दायरे में आएगा ही। दूसरी सरकार कागज पन्ने खोलेगी अगर सत्ता बदलती है तो क्यों नहीं सारी चीज ऐसे हाथों में देते चले जाओ जिसकी जांच तो आप करेंगे नहीं। पॉलिसीज की जांच करेंगे तो कुछ ब्यूरोक्रेट फंसेंगे, उनको जेल में कुछ दिन के लिए डाल दिया जाएगा, हालांकि वो भी नहीं डाला जाता है। लेकिन मान लीजिए कैसी स्थिति आती चली जा रही है, तो क्या ये देश को ऐसी स्थिति में लाकर खड़ा नहीं कर रहे हैं जहां पर सरकार हर जिम्मेदारी से मुक्त हो जाए, और जो देश की लाइफलाइन है, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो रोड हो, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो पानी हो, आपने सबको प्राइवेटाइज कर देंगे और इससे पहले जो इंस्टीट्यूशंस चले आ रहे थे उनको हम कौड़ियों के मोल बेच देंगे। अब हमको लगता है आखिर में उस पूरी लाइन पे आइए जिसका जिक्र हम कर रहे थे आपसे कि 2014 में 6 बरस पहले इसको अपनी एंथम बनाया गया था, और ये प्रसून जोशी ने ये पूरा का पूरा कविता लिखी थी जिसको बीजेपी ने एंथम बनाया था। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। ये धरती मुझसे पूछ रही कब मेरा कर्ज चुकाओगे, मेरा अंबर मुझसे पूछ रहा कब अपना फर्ज निभाओगे। मेरा वचन है भारत मां को, तेरा शीश नहीं झुकने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। अब देखिए इसके आगे, वो लूट रहे सपनों को मैं चैन से कैसे सो जाऊं, वह बेच रहे अरमानों को खामोश मैं कैसे हो जाऊं। हां मैंने कसम उठाई है, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। क्या कमाल है। इस गीत को 2014 में सुने और इस गीत को 2020 में सुने, क्या राय बनेगी आपकी? सोचिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।